दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, चुनावी वर्ष है 2025 और जितनी भी पार्टियां हैं अपने-अपने स्तर से दमखम तो लगा ही रही है। सदन भी चल रहे हैं। अभी बिहार में भी शीतकालीन सत्र जो है उसकी शुरुआत होगी 28 तारीख से और उसके पहले जो केंद्र में बजट पारित हुए वो भी आपने देखा ही। राज्यसभा का भी सदन लगातार चल रहा है। अगर हम बात करें बिहार के जनप्रतिनिधियों की तो उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है, फिर से आग्रह के रूप में एक सवाल खड़ा किया है। उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद हैं और फिल वक्त रालोम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कहा जा सकता है कि इस वक्त वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अब कई बातें सामने आ रही है, कुछ बातें हैं जो आज हम साझा करने जा रहे हैं और इस बात पर हमारा साथ देने के लिए इस पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता है इंजीनियर हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, वो लगातार एक व्यवस्था को लेकर लगातार आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। अगर हम पहले के इतिहास को देखें उनके इस पूरे व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करने की या चिंता व्यक्त करने की, तो पहले भी बड़ा मुस्तैदी से उन्होंने इस पर जोर दिया और फिर जो अभी सदन में वो आवाज बुलंद कर रहे थे, अभी अपना जो अभिभाषण हो रहा था उनका, मैंने सुना कि उसमें भी ये शासन के तीसरा जो पायदान है उस पर, उसके लिए ये व्यवस्था पर आवाज बुलंद कर रहे थे। क्या लगता है सरकार सुनेगी? पहले भी नहीं सुनी है और अभी भी वही चीज वो वहां जाकर के आग्रह करते दिख रहे हैं। आपको उम्मीद है कि सुनेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहे, चाहे वो सरकार में रहे या ना रहे। इस बार भी उन्होंने कई परियोजनाओं के बारे में, जैसे इंद्रपुरी परियोजना और फिर आपको डालमिया नगर, बहुत से ऐसे जनता से जुड़े सवालों के ऊपर उन्होंने संसद में आवाज़ उठाया। और इस पर उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में, जब वो बातें कर रहे थे, बातें रख रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया। देखिए, आपने पूछा कि क्या ये हो पाएगा? संभव है? साइंस में एक होता है, कहीं कहीं पे साइंस में फेल होता है, जैसे करत करत अभ्यास से जरिमत होत सुजात, आपने अच्छी तरह उसका दसरी आवत जात के सिल पर पड़े निशान। हाँ, वहाँ पे साइंस फेल हो जाता है बार बार एक चीज कहने से और सही प्रयास करने से। जैसे मैं थोड़ा आपको बतला दूं कि जो रस्सी का हार्डनेस होता है वो एक होता है और पत्थर का हार्डनेस 4-5 के बीच आता है। वो एक हार्डनेस वाला 5 के हार्डनेस पे वो अपना छाप छोड़ जाता है, वो निरंतर अभ्यास से किसी भी चीज़ का। और ये छात्रों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो पढ़ते रहे तो आगे हो गए। देखिए, जुडिशरी सर्विस क्या है आपको भी जैसे पता है। आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है, उसमें 124 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए और 124(a) के अंतर्गत आया कि उसका प्रारूप क्या होगा। उसी तरह 124(2) के अंतर्गत एक कॉलेजियम सिस्टम पे आया कि किस तरह उस न्यायालय में न्यायाधीशों का भर्ती किया जाए। और एक आर्टिकल है 217 जो कि उच्चतम न्यायालय में किस तरह न्यायाधीशों का बहाली हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये मानना है कि जिस तरह एक झाड़ू पोछा करने वाली, आपने सुना भी होगा, IAS IPS बन जाते हैं, अखबार बेचने वाला, देश का बड़ा वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनते हैं, भाषण आपने सुना, और चाय बेचने वाले जिस तरह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ऐसे बहुत से योग्य लोग हैं इस देश में जिनके पास संसाधन नहीं है जो वहां तक पहुंच सके। तो वही एक सेवा, न्यायिक सेवा ही क्यों उससे अछूता रहे। हमारे देश में सभी को सम्मान अधिकार है, योग्य व्यक्ति का हम लोग पूजा करते हैं, उनको सही जगह देते हैं, तो इसमें वो क्यों पीछे रहे, ये सवाल है। आरोप ये भी है कि लगभग 250 से 300 परिवार ही हैं, सीमित परिवार हैं जिनके जो बच्चे हैं वो इस पद पर जाकर आसीन होते हैं। बाकी लोगों के लिए क्या रास्ता बंद है? ये संविधान में संशोधन की जरूरत है। एकदम एकदम सही बोला आपने। और 200-250 वो लोग हैं जो जजेस परिवार के ही लोग हैं, क्योंकि उसमें कॉलेजियम सिस्टम में ये है कि मुख्य न्यायाधीश और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता लोग मिलके कुछ नाम डिसाइड करते हैं और वो भेजते हैं, जिससे राष्ट्रपति का स्वीकृति लगता है। इसमें सांसद का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब क्या होता है कि वो लोग जो भेजते हैं,
अपने परिवार से ही लोग को ज़्यादातर ये होते आया है या देखने में मिला कि जजेस के बेटे जो हैं वो जजेस बनते चले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को जो दरवाज़ा बंद है बाकी लोगों के लिए, हमारे पहली पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, हल्ला बोल दरवाज़ा खोल। यही बंद दरवाज़ा खोलने के लिए कि उसमें आम जनता, ना केवल बैकवर्ड, हरिजन, अनुसूचित जाति या अति पिछड़ा, मुस्लिम, महिला, बल्कि उच्च वर्ग के लोगों भी जो योग्य हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनके लिए उन्होंने हमेशा सदन में आवाज़ उठाई है। और मुझे लगता है, आपको और याद दिला दूँ, किरण रिजिजू जब कानून मंत्री थे, उन्होंने भी इसके हमारे सपोर्ट में यानी कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में आवाज़ उठाया। चलिए, ये बड़ी विडंबना है इंजीनियर साहब कि भाई सब लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हालाँकि जो राष्ट्रीय नेता हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो तो ये भी कहते नज़र आए हैं कि भाई ये बात सिर्फ़ उन पे लागू नहीं होता है जो अनुसूचित जाति, जनजाति या जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, ये उन पे भी लागू होता है जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो अपने पॉवर्टी लेवल से नीचे रहते हैं, उन पर भी लागू होता है। लेकिन विडंबना यही है इंजीनियर साहब, चुनाव के समय में जो एक धुरी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी, एसटी, दलित, महादलित, इस धुरी पर पूरा जो राजनीति है वो नाचते नजर आता है। चुनाव का अगर हम देखें, पूरा राजनीति जो है वो समीकरणों में बंध जाता है, समीकरणों की धुरी पर नाचते नजर आता है। इस बड़े मुद्दे के लिए सभी दलों के लोग अलग थलग क्यों पड़े हैं? जब इतनी अच्छी बात है, इतना फायदे वाली बात है, तो आखिर ये चूक कैसे हो रही है? क्या मतैकता नहीं है इस मामले में, इस चीज के लिए? देखिए, आपने बहुत ही सही सवाल उठाया कि अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो बाकी लोग क्यों नहीं? मुझे लगता है बाकी लोग इसको समझ नहीं पाए, या चुनाव का जो आपने बात किया, महज संजोग है कि चुनाव का वक्त है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पिछले विगत कुछ वर्षों से मौका नहीं मिला था वहाँ पहुँचने का जहाँ से आवाज़ उठा सके, बोल सके। आपने देखा होगा चुनाव में हर एक सभाओं में इसका बात रखते हैं, लेकिन बात सुना कब जाता है? जो उच्च सदन में इसकी बात को रखा जाता है। तो अभी वो पिछले कुछ दिन पहले बने, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। बाकी पार्टी का जो बात है ना, जो एससी एसटी प्रेम दिखता है ना, वो मुझे लगता है बस वोट का है, दिखावा, जो आपने पहले ही कह दिया। वो हकीकत में नहीं, सही में जानना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते। एनडीए में भी ऐसी पार्टियां हैं जो वोट का ये जाल में फंसते हैं और फंसाते हैं लोगों को। एनडीए में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं। देखिए, आपको मैंने बताया किरण रिजिजू जो भाजपा के ही हैं और कानून मंत्री रहते हैं, उन्होंने आवाज उठाया था। मुख्य प्रधान राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान है वो प्लस पूर्व राष्ट्रपति ने भी सार्वजनिक जगह पे सभाओं में इसकी बात की उठाई है। तो धीरे धीरे ये बात सामने आएगा, लोग को लगने लगेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। कितना धीरे आएगा इंजीनियर साहब? आज से नहीं आपके नेता इस बात को खड़ा कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से सदन में आम जनता के बीच में जहां भी अभिभाषण करते हैं, जिस मंच पे एक बार इस बात की चर्चा करते ही हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो लागू होना चाहिए। अब कितना धीरे धीरे आएगा? देखिए, हम तो अपनी बात रख रहे हैं, सत्ता में है आप। हम तो अपनी बात रख रहे हैं, बाकी लोगों के बीच ये जागरूकता आना चाहिए। और यही वजह है कि आपने पहले एग्जाम्पल दिया कि करत करत अभ्यास से जरिमत होत सुजात। तो हम लोग अपना ये मुद्दा रखे हुए हैं और उस समय तक लड़ते रहेंगे जब तक ये लागू ना हो, क्योंकि ये आपने ही बताया कि ये आम जनमानस, किसी जात, धर्म या कलर, भेद, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, ये भारत में रहने वाले हर एक आपको और बता दें कि बिहार जुडिशरी सर्विस बना है, उसमें दो होता है एग्जाम, एक लोअर जुडिशरी सर्विस और एक अपर जुडिशरी सर्विस। जो हायर जुडिशरी सर्विस होती है उसका एग्जाम एडीजी करते हैं, एडीजी का होता है, और पटना हाई कोर्ट करती है, पटना हाई कोर्ट ने। और जो लोअर है वो फिर बीपीएससी करती है। तो वो मजिस्ट्रेट वहाँ तक ठीक है, एडीजे तक ठीक है। जैसे ही कोर्ट जजेस का बात होता है ना, वहाँ पे एक कॉलेजियम सिस्टम आरे आ जाता है। और भारत में योग्यता की कमी नहीं है, बिल्कुल एक से एक योग्य लोग हैं, उनको वो मौका नहीं मिल रहा है और उन लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हो सकता है शायद से भी शांत हैं, लेकिन हम लोग खड़े हैं, तूफान के आगे खड़े हैं और धारा में तो सब बहते हैं। सत्ता आपकी है, एनडीए में है, आप घटक दल के रूप में। क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि एनडीए के ही कुछ दल जो हैं इस बात को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं, बैरियर बन रहे हैं? नहीं, आपको बतला दूं कि पिछले बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये दिया था एक प्रपोजल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो हो सकता है इस बार, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं, इस बार मजबूती से उसको रखेंगे। और सांसद बिल जो है, जिसमें संविधान में ऊपर नीचे करने का अधिकार सांसदों के हाथ में ही है, तो हम लोग का यही है कि सब लोग के बीच
आम सहमति से हुँ। इस बिल को लाया जाए और इसमें संशोधन करके हुँ। आम जनमानस के लिए भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो और जिसमें डायरेक्ट बहाली हो जजेस का। हुँ। ये मेरी मांग रही है और ये अर्हता के आधार पर, योग्यता के आधार पर। आधार पे होना जी। चाहिए और ये बातें अब लोग बोलने लगे हैं खुलकर। हुँ। आप ये देखिए कि पहले चर्चा नहीं होती थी, आज इस पे चर्चा हो रही है, तो ये बड़ी बात है और ये हमारी जीत है, शुरुआत है और हम लोग लगे रहेंगे इस पे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुमार बातचीत कर रहे थे इस पूरे व्यवस्था पर। और जो नेता हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और फिल वक्त राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अपनी आवाज फिर से एक बार बुलंद करने का प्रयास किया है सदन में। साफ तौर पे उनका ये कहना कि जिस तरह का माहौल बनता है वो बड़ा ही दुखद होता है अगर ऐसी परिस्थिति लगातार चलती आ रही है। तो इस पर काम करने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हमारे देश में योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, किसी भी जाति के हों। योग्यता कहीं ना कहीं गुदरी के लाल के रूप में छिपी ही रहती है। लेकिन अगर जो योग्य व्यक्ति उस पद को प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वहीं पर वो निराशा उसको हाथ लगते दिखती है। तो चलिए देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है पूरे संवैधानिक व्यवस्था में। और ये जो तीसरा पायदान है प्रशासन का, शासन का, ये इसकी मजबूती जो है, यानी इसके पिलर में और जबरदस्त जो पावर है वो कब डालने का प्रयास किया जाता है। बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।